चलिए, असहयोग आंदोलन। ठीक, देखो रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पास किया, और उससे जुड़ा हुआ फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया, इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं ने गांधी को प्रेरित किया इस असहयोग आंदोलन के लिए, है ना। और असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने उस दिन की जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु का समाचार आया, है ना। मतलब 1 अगस्त 1920, ठीक, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई और उसी अवसर पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। अब असहयोग शब्द से ही देख लो, असहयोग मतलब इस आंदोलन का जो ध्येय था वो था अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना, उनके साथ सहयोग नहीं करना है, ठीक। तो ये इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब देखो 1 अगस्त, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने घोषणा कब की असहयोग आंदोलन की, तो 1 अगस्त 1920। अब घोषणा तो कर दी उन्होंने। इसी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कलकत्ता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। देखो ये जो कांग्रेस है ना, इसका वार्षिक अधिवेशन अलग है, वो तो हमेशा दिसंबर में होता ही था, लेकिन कभी कभी विशेष कार्य के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो असहयोग 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में, और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, ठीक। तो असहयोग आंदोलन के लिए विशेष अधिवेशन 1920 में कहाँ आयोजित हुआ? कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय स्वयं और चित्तरंजन दास ऐसे 2-3 लोग थे जिन्होंने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे ऐसे अन्य नेता थे, इसके बावजूद कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। लेकिन ये तो विशेष अधिवेशन था, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसंबर में होना था 1920 में। तो कांग्रेस का नियमित अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। नागपुर में हुआ। अच्छा, इससे पहले चूंकि ये जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है ये 4 सितंबर को हुआ था और इस दिन असहयोग प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया। अगले दिन से तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती? 5 सितंबर 1920। घोषणा कब हुई? 1 अगस्त 1920 और शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 1920, ठीक। इसके बाद कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ 26 दिसंबर 1920 को। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? सालेम विजय राघवाचारी, इनकी अध्यक्षता में 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन संपन्न हुआ। अब कलकत्ता अधिवेशन में जो लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास जो विरोध में थे, उन्होंने भी इस असहयोग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार से कांग्रेस के नियमित अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ, असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया गया, ठीक। अच्छा, अब असहयोग आंदोलन के कुछ उद्देश्य बनाए गए जो कि प्रस्ताव में शामिल थे। जैसे जितनी भी अंग्रेजों ने उपाधियां दी हैं उनका त्याग करना है, इस आंदोलन की ध्येय था ये। सरकारी नौकरी में जो है सरकारी नौकरियों का त्याग करना है, ये भी ध्येय था इस आंदोलन का। मद्य निषेध एक और उद्देश्य था इस आंदोलन का। फिर सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, ये भी एक उद्देश्य था इस आंदोलन का। फिर आपके अचानक याद नहीं आता यार, ये देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी ध्येय था। काउंसिल परिषद का बहिष्कार, ये भी ध्येय था। ये प्रमुख ध्येय थे। लेकिन अब जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, ये भी एक ध्येय था असहयोग आंदोलन का। तो अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार तो किया जाए, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार तो किया जाए, लेकिन इससे चुनौतियां सामने आएंगी। जैसे अगर मान लो न्यायालय का बहिष्कार किया जाए और लोग वकालत का त्याग कर दें और वकालत करने ना जाए तो न्याय व्यवस्था का क्या हाल होगा? तो इसके लिए, ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए इस आंदोलन में कुछ रचनात्मक उद्देश्य भी दिए गए थे। जैसे न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे तो एक काम करते हैं, हम पंचायती अदालतों का निर्माण करेंगे।
पंचायती, जिससे छुटपुट मामले जो है वो न्यायालय पहुँचे ही ना और हम उन्हें जो है पंचायत स्तर पर निपटा लें। एक ये रचनात्मक कार्य हो गया। फिर हम असहयोग आंदोलन में युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करने को कहा गया। अब वो अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार कर देंगे, स्कूल कॉलेज खोल देंगे तो उनकी शिक्षा फिर कैसे हो। तो उसके लिए एक और रचनात्मक उद्देश्य जोड़ा गया इस आंदोलन में, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जहाँ पर बच्चों को हिंदी माध्यम में, हिंदी में शिक्षा दी जाएगी। तो ये था कुल मिला के असहयोग आंदोलन के उद्देश्य जो आगे चलकर पूरा होंगे। अच्छा, अब चलो बढ़िया, 5 सितंबर 1920 से देश में असहयोग आंदोलन भारी जोश से शुरू हुआ, चलता रहा। 1921 बीत गया, 1922 आ गया। 1922 आ गया तो 1922 के पूर्वार्ध में, शुरुआत में ही 5 फरवरी 1922 एक घटना हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में एक जगह थी चौरी चौरा में उग्र भीड़ ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें लगभग 21 हवलदार और एक इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति मारा गया। अब इस घटना से महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध हुए, बहुत दुखी हुए और इन्होंने अंततः 12 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये रहा राष्ट्रीय स्तर पे असहयोग आंदोलन की भूमिका। ठीक। अच्छा, महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, घोषणा की, तो उन्होंने अपने एक अंग्रेजों द्वारा दिए गए कैसरे हिंद की उपाधि को लौटाते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि एक बहुत मुख्य घटक था इस आंदोलन का कि जितनी भी अंग्रेजों ने उपाधियां दी उनका त्याग किया जाए। और गांधी जी ने इसका आह्वान देशवासियों से भी किया कि आप भारत देश में जिनको भी ये उपाधियां मिली हैं उनका त्याग किया जाए। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस उपाधि के त्याग से की? कैसरे हिंद। ठीक, उसको केसरे हिंद भी बोल देते हैं, कैसरे हिंद भी बोल देते हैं, बात एक ही है। चलो अब शुरू करते हैं, ये भूमिका होगी। ठीक है, असहयोग आंदोलन नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। आपको पता है प्रारंभ तिलक की मृत्यु के साथ महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की औपचारिक घोषणा की, कैसरे हिंद की उपाधि लौटाते हुए। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन है ये। ठीक, सितंबर 1920 में हुआ, एग्जैक्ट डेट उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मेरे उसमें आया तो मैंने बता दिया। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया और इसीलिए 5 सितंबर 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। गांधी ने असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास के विरोध के बावजूद पारित हुआ। आइए, इस प्रकार 5 सितंबर 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 26 दिसंबर 1920 आगे आएगा आपको, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में जहां असहयोग प्रस्ताव पर पुनर्विचार हुआ, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस लिया तथा असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। और असहयोग प्रस्ताव की समाप्ति का मैंने बता दिया आपको, डेट यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हिस्ट्री इतिहास का विषय है वो। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया और इससे क्षुब्ध होकर गांधी ने अंततः कौन सी तारीख को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? 12 फरवरी 1922। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में आते हैं। ये उद्देश्य तो आप देखते रहेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। तो 26 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ। पहला पॉइंट जो हमारा बनता, अध्यक्ष कौन? सालेम विजय राघवाचारियार। वैसे इनका नाम चारियार है, लेकिन शॉर्ट में राघवाचारी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। छत्तीसगढ़ से भी गए लोग नागपुर अधिवेशन में भाग लिया और रटा याद होना चाहिए किन किन लोगों ने भाग लिया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहां जाने से पहले मैं चला जाता हूं यहां और मैं आता हूं यहां। ये कोड देखो, कोड हर जगह काम नहीं आता, लेकिन यहां काम आएगा। देखो कैसे, रवि वामन और सुंदर। रवि वामन और सुंदर प्यारे और नथु को ठक्कर मारकर नारायण करते छोटे छेदी के साथ राघवेंद्र के घर सहयोग करने गए। ऐसा, राघवेंद्र के घर सहयोग करने गए।
इस तरह से ये कोड याद रख लोगे, बड़ी आसानी से याद रहेगा। 11 नाम है ये, है ना। ये सारे नाम हर किताब में मिलते नहीं हैं, लेकिन अलग अलग किताबों का निचोड़ है। ये सब लोग गए थे, ठीक है। तो कौन कौन असहयोग आंदोलन में गए थे? देखो, रवि, वामन और सुंदर। रवि, वामन और सुंदर प्यारे और नत्थू को ठक्कर मारकर नारायण नारायण करते छोटे छेदी के साथ राघवेंद्र के घर सहयोग के लिए गए। ठीक है, क्या है, फिर से दोहराओ। रवि, वामन और सुंदर प्यारे और नत्थू को ठक्कर मारकर नारायण नारायण करते छोटे छेदी के साथ राघवेंद्र के घर सहयोग के लिए गए, है ना। इस तरह से नाम आपको याद हो जाएगा। अब देखो, रवि से जानते हो, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, सुंदर लाल शर्मा, ठाकुर प्यारे लाल, नथू लाल जगताप, नथुराम और सीएम ठक्कर, एक नारायण मेघावले, नारायण राव दीक्षित है। ये नारायण राव दीक्षित है। ये छोटे लाल श्रीवास्तव, ये छेदीलाल, है ना। ये ई राघवेंद्र राव। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से जिन्होंने भाग लिया, बड़ी आसानी से याद होगा। क्लास खत्म होते होते तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। पूछूंगा रात में, रात में नहीं, अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किन लोगों ने भाग लिया? रवि, वामन और सुंदर प्यारे और नत्थू को ठक्कर मार कर नारायण नारायण करते छोटे छेदी के साथ राघवेंद्र के घर सहयोग के लिए गए। ठीक, चलो ये हो गया। अब चलो इनका वो देख लेते हैं। रायपुर से कौन कौन? रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर। तो नागपुर अधिवेशन में रायपुर से किन किन लोगों ने भाग लिया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और सीएम ठक्कर। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में रायपुर से किन लोगों ने भाग लिया था? रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर। फिर राजिम, देखो उस समय रायपुर ही था, उस समय रायपुर ही था, गरियाबंद जिला बना तो नहीं था। तो अगर राजिम ना हो तो रायपुर मानेंगे हम इसे, लेकिन फिर भी अगर राजिम पूछ दे आपसे तो आप पता होना चाहिए सुंदरलाल शर्मा। तो राजिम से कौन? सुंदरलाल शर्मा। नागपुर अधिवेशन में राजिम से किसने भाग लिया? सुंदरलाल शर्मा। और नांदगांव से जानते हो आप, नांदगांव से किसने भाग लिया? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक, आगे चलिए। अब इधर आइए, इधर आइए। धमतरी से देखिए, 4 नाम दिख रहे हैं आपको। नारायण दोनों धमतरी से, नारायण मेघावले, नारायण राव दीक्षित। तो धमतरी से 4 नाम देखिए, नारायण मेघावले, नारायण राव दीक्षित, फिर बाबू छोटेलाल और नथुजी जगताप, नथुजी जगताप। तो धमतरी से नागपुर अधिवेशन में किन किन लोगों ने भाग लिया? नारायण राव मेघावले, नारायण राव दीक्षित, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। और बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल। बिलासपुर से 2 लोगों ने नागपुर अधिवेशन में भाग लिया, ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल। ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किन किन लोगों ने भाग लिया? पहले कोड बताओ। रवि, वामन और सुंदर प्यारे और नत्थू को ठक्कर मारकर नारायण नारायण करते छोटे छेदी के साथ राघवेंद्र के घर सहयोग के लिए गए। ठीक, रायपुर से किन किन लोगों ने भाग लिया? नंबर 1 पंडित रविशंकर शुक्ल, नंबर 2 वामन राव लाखे, नंबर 3 सीएम ठक्कर। ठीक, राजिम से किसने भाग लिया? पंडित सुंदरलाल शर्मा। राजनांदगांव से किसने भाग लिया? ठाकुर प्यारेलाल। फिर बिलासपुर से किसने भाग लिया? धमतरी से किसने भाग लिया? नारायण मेघावले, नारायण राव दीक्षित, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। और बिलासपुर से किन 2 लोगों ने भाग लिया? ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आइए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन में निम्न गतिविधियां हुई जो कि उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए थे, उनका पालन छत्तीसगढ़ में भी हुआ। सबसे पहला
न्यायालय का बहिष्कार और इसी के साथ जुड़ा है वकालत का त्याग। तो पहला उद्देश्य, चलिए वो देख लेते हैं। अब देखिए, दुर्ग से इन दो लोगों ने वकालत छोड़ी। तो दुर्ग जिले से किन दो लोगों ने वकालत छोड़ी? घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। दुर्ग जिले से वकालत, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत त्यागी घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। ठीक, फिर आ जाइए बिलासपुर से, छेदीलाल, राघवेंद्र राव और वामन राव खान खोजे है ना, वामन राव खान खोजे। ठीक है, चलो बिलासपुर से जिन्होंने वकालत त्यागी, छेदीलाल, राघवेंद्र राव और वामन राव खान खोजे। ठीक है, बिलासपुर से जिन लोगों ने वकालत त्यागी, ठाकुर छेदीलाल, राघवेंद्र राव और वामन राव खान खोजे। दुर्ग से किन लोगों ने वकालत त्यागी? घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। बिलासपुर से किन लोगों ने वकालत त्यागी? छेदीलाल, राघवेंद्र राव और वामन खान खोजे। यहाँ लगाओ लिखाओ, देखो ऐसे ही होता है। शुरुआत में आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक अभी क्लास छोड़ने से पहले ये दिमाग में रहेगा तुम्हारे। ठीक है, दुर्ग जिले से फिर से दो लोगों ने जिन्होंने वकालत छोड़ी, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। ठीक, और उसके बाद बिलासपुर से जो तीन लोगों ने वकालत त्यागी, छेदीलाल, राघवेंद्र राव और वामन राव खान खोजे। आइए, रायपुर से तीन लोगों ने, देखो किन किन ने वकालत त्यागी, नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, रविशंकर शुक्ल। तो रायपुर से वकालत त्यागी नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रायपुर से जिन लोगों ने वकालत त्यागी, नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, पंडित रविशंकर शुक्ल। नांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। नांदगांव से जिन्होंने वकालत त्यागी, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। राजनांदगांव से जिन्होंने वकालत त्यागी, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। राजनांदगांव से वकालत त्यागी, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। रायपुर से जिन लोगों ने वकालत त्यागी, राम नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख और पंडित रविशंकर शुक्ल। छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। छुई खदान से किसने वकालत त्यागी? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। छुई खदान से किसने वकालत त्यागी? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। दुर्ग जिले से असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के उद्देश्यों को पूर्ति हेतु कुछ लोगों ने वकालत त्यागी। दुर्ग जिले से किन लोगों ने वकालत त्यागी? घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। ठीक। बिलासपुर से किन लोगों ने वकालत त्यागी? छेदीलाल, राघवेंद्र राव और वामन राव कान खोजे। ठीक। फिर रायपुर से किन लोगों ने वकालत त्यागी? राम नारायण तिवारी, यादव राव देशमुख, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक। उसके बाद राजनांदगांव से किन लोगों ने वकालत त्यागी? ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। राजनांदगांव से कौन कौन बोले? किसने? ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र। छुई खदान से किसने त्यागा? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। छुई खदान से वकालत त्यागी गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। चलिए अब आते हैं दूसरा उद्देश्य। पद्धति नहीं रे, पदवी है। दिस इज पदवी, है ना? पदवी या उपाधियों का त्याग। पदवी या उपाधियों का त्याग। अब इधर देखो, तीन उपाधि हम देखेंगे। एक राय साहब देखेंगे, एक खान साहब देखेंगे, एक राय बहादुर देखेंगे। चलो, राय साहब की उपाधि तो इसको कैसे याद रखोगे भैया? अरे गोपी है ये, दिस इज गोपी, और गोपी किशन है ये, है गोपी किशन। गोपी ने वामन को मरोड़कर कल्याण कर दिया। गोपी ने वामन को मरोड़कर कल्याण कर दिया। तो एक राय साहब की उपाधि त्यागने वाले गोपी किशन, वामन राव लाखे, है ना? और मरोड़कर मोरारजी और कल्याण जी। मोरारजी, कल्याण, ये चार नाम जिन्होंने राय साहब असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि त्यागी। कंफ्यूज नहीं होना, राय बहादुर अलग है, राय साहब अलग है।
तो असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि किन लोगों ने त्यागी? गोपी ने वामन को मरोड़कर कल्याण कर दिया, है ना। राय साहब की उपाधि त्यागी, गोपी ने वामन को मरोड़कर कल्याण कर दिया। तो नाम अब जैसे कोर्ट में रखे हो वैसे ही नाम भी रख लो। पहला नाम गोपी किशन, दूसरा नाम वामन राव लाखे, तीसरा नाम मोरारजी, चौथा नाम कल्याण। ठीक है, चलिए ये हो गया। खान साहब की उपाधि किसने त्यागी? काजी शेर खां। तो असहयोग आंदोलन के दौरान खान साहब की उपाधि किसने त्यागी? काजी शेर खां। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने त्यागी? ठीक। और राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी? बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाला व्यक्ति कौन है? नगेंद्र नाथ डे। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाला व्यक्ति नगेंद्र नाथ डे। असहयोग आंदोलन के दौरान दूसरा उद्देश्य पदवी या उपाधियों का त्याग। पहला राय साहब की उपाधि कोट क्या है? राय साहब की उपाधि त्यागने वाले गोपी ने वामन को मरोड़कर कल्याण कर दिया। ठीक, राय साहब की उपाधि 4 लोगों ने त्यागी। कौन कौन? गोपी किशन, वामन राव लाखे, मोरारजी, कल्याण जी। ठीक, फिर खान साहब की उपाधि किसने त्यागी? काजी शेर खां। और राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी? नगेंद्र नाथ डे। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी? नगेंद्र नाथ डे। ये हो गया। इधर आइए, अब नोट, इसमें एक घटना जुड़ी हुई है। जैसे ही वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्यागी तो रायपुर में एक जनसभा आयोजित हुई और इस जनसभा ने राय साहब की उपाधि त्यागने पर इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। लोकप्रिय की उपाधि, ये देखो, लोकप्रिय की उपाधि दी। लोकप्रिय, तो एक जानकारी मिल गई। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय की उपाधि किसकी है? वामन राव लाखे। और किस उपलक्ष्य में मिली? राय साहब की उपाधि त्यागने पर रायपुर की जनसभा में रायपुर की जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय की उपाधि किसकी है? वामन राव लाखे। ठीक, अच्छा, फिर आ जाइए सरकारी नौकरियों का त्याग। यहाँ 2 नाम मिलेंगे हमें, दोनों बिलासपुर के हैं, दोनों बिलासपुर के। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर के 2 लोगों ने सरकारी नौकरियों का त्याग किया। कौन कौन? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से सरकारी नौकरियों का त्याग किया यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर से 2 लोगों ने सरकारी नौकरियों का त्याग किया, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा। शर्मा आ रहा है, शिवलाल वर्मा। अच्छा, इनमें एक की जानकारी मिली है, इन्होंने कौन सी नौकरी त्याग की? रेलवे में हाई स्कूल में एम्प्लॉय थी। तो रेलवे यदुनंदन किसने रेलवे के हाई स्कूल से त्यागपत्र दिया? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से किस व्यक्ति ने रेलवे के हाई स्कूल से त्यागपत्र दिया? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, तो सरकारी नौकरी छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान 2 लोगों ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। कौन कौन? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा। किसने रेलवे के हाई स्कूल से त्यागपत्र दिया? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। आइए, अब काउंसिल एवं चुनाव का बहिष्कार। ठीक, इनमें सबसे पहले यादवराव देशमुख। ये नाम पहले भी देखे हो, कहाँ देखे हो? वकालत का त्याग किया था रायपुर से, है ना, यादवराव देशमुख। ये रायपुर जिला परिषद के सदस्य थे, यादवराव देशमुख रायपुर जिला परिषद के सदस्य। और यहाँ से इन्होंने रायपुर जिला परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। काउंसिल का बहिष्कार भी एक उद्देश्य था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर जिला परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया? यादवराव देशमुख। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर जिला परिषद से इस्तीफा दिया यादवराव देशमुख। दूसरा फैक्ट देखो, समझा देता हूं। देखो, धारा सभा, असल में हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पूरा भारत प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था, राज्य तो बने नहीं थे,
है ना। तो उस समय प्रांत, अब छत्तीसगढ़ किसका भाग था? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का भाग था। तो उसकी विधानसभा भी होती थी, चुनाव होते थे, शुरू हो चुके थे। तो प्रांतीय विधानसभा, धारा सभा या प्रांतीय विधानसभा, और ये कौन से प्रांतीय विधानसभा की बात हो रही है? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत की बात हो रही है। अच्छा, यहीं पर एक निर्वाचित सदस्य थे बाजीराव कृदंत, है ना, बाजीराव। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय विधानसभा या प्रांतीय विधान परिषद से किसने इस्तीफा दिया? बाजीराव कृदंत ने, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो दो नाम आपको याद मिलेगा असहयोग आंदोलन के दौरान, एक तो रायपुर जिला परिषद से किसने इस्तीफा दिया? यादवराव देशमुख। और प्रांतीय विधानसभा या धारा सभा से किसने इस्तीफा दिया? बाजीराव कृदंत। हालांकि 1921 में पुनः वो जो सीटें जो रिक्त हो गई, उसके लिए क्या हुआ? उपचुनाव हुए। 1921 में पुनः उपचुनाव हुए, और उपचुनाव हुए तो दो लोग निर्वाचित हुए। ये भी एक अलग से फैक्ट पूछ सकता है ना, दो लोग निर्वाचित हुए 1921 के प्रांतीय विधानसभा के उपचुनाव में। वो दो लोग कौन थे? एक तो फगुआ रोहिदास, एक फगुआ रोहिदास, ये फगुआ रोहिदास, और कहां से चुना गया था? रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र, ठीक। और बाजीराव कृदंत उपचुनाव में फिर खड़े हुए और फिर से जीते, कहां से? धमतरी महासमुंद क्षेत्र, बाजीराव कृदंत, ठीक है, बाजीराव। तो 1921 के प्रांतीय विधानसभा के उपचुनाव में धमतरी महासमुंद क्षेत्र से कौन निर्वाचित हुए? बाजीराव कृदंत। इन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, फिर उपचुनाव में फिर खड़े हुए, फिर जीत गए, लेकिन फिर इस्तीफा देंगे अभी, है ना। देखो क्यों हुआ ये कि 1921 में ही होली के अवसर पर अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन, इसी गतिविधि के दौरान गांधी को अरेस्ट कर लिया, और गांधी की गिरफ्तारी से फिर बाजीराव कृदंत ने प्रांतीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, ठीक। होली के अवसर पर, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के अवसर पर बाजीराव कृदंत ने प्रांतीय विधानसभा से पुनः इस्तीफा दे दिया, और इनकी इस घटना पर लोगों ने इन्हें भी लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। देखो कहाँ है ये है, जिसमें होली पर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर बाजीराव कृदंत ने पुनः त्यागपत्र दे दिया। बाजीराव के त्यागपत्र पर धमतरी की जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। तो अब दो लोगों को लोकप्रिय की उपाधि मिली है, लेकिन दोनों का किस्सा अलग है। वामन राय लाखे को राय साहब की उपाधि त्यागने पर जनता ने, रायपुर की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया, और बाजीराव कृदंत को महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के अवसर पर धमतरी की जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया। दोनों याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी का प्रचार, ये भी रचनात्मक कार्य हो गया। एक तो हो गया कि बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और रचनात्मक कार्य क्या हो गया? स्वदेशी का प्रचार। देखिए, रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी का संचालन किसके द्वारा? अंजुमन बेगम, ठीक है। तो चलिए, रायपुर में खादी प्रदर्शनी का संचालन किसने किया? अंजुमन बेगम। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में खादी प्रदर्शनी का संचालन किसके हाथों में रहा? अंजुमन बेगम। अच्छा, इसी कार्यक्रम के तहत रायपुर में ही रावण भाटा, वही रायपुर के रावण भाटा मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया, खादी सप्ताह मनाया गया। और ये तारीख क्या है? 7 से 15 अक्टूबर 1921। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर के रावण भाटा में जो खादी सप्ताह मनाया गया, उसकी अवधि क्या है? 7 से 15 अक्टूबर 1921, ठीक है। और धमतरी में, अब बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इनका लगता है घर बहुत बड़ा था, जो भी करना होता था अपने घर में कर लेते थे, है ना, देखना भी आएगा। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में ही खादी उत्पाद केंद्र खोल लिया। तो आपसे पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने खादी उत्पाद केंद्र खोला? बाबू छोटेलाल। अब बाबू छोटेलाल धमतरी के थे, अगर कभी इनडायरेक्ट आ जाए कि कहाँ खोला? धमतरी, ठीक है। बाबू छोटेलाल आए मतलब धमतरी, ठीक। ये तीन चीजें। तो भैया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार, इस घटना में सबसे पहले रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन, संचालन किसने किया? अंजुमन बेगम ने किया। और रायपुर के रावण भाटा में खादी सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया? 7 से 15 अक्टूबर 1921।
और किसने धमतरी में खादी उत्पादन केंद्र खोला? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। खासियत अपने ही मकान। बी फैक्ट, कुछ अन्य तथ्य इधर देख लो। देवता दीन तिवारी बिलासपुर के और बिलासपुर के जमुना प्रसाद वर्मा। बी फैक्ट है, लेसर इंपॉर्टेंट फैक्ट, बस ध्यान से देख के चला जाना। बिलासपुर में देवता दीन तिवारी ने खादी के प्रचार के लिए खादी भंडार, खादी के प्रचार के लिए खादी भंडार नामक दुकान खोली। लटके झटके आता है जो अचानक भयानक, ठीक है। तो बिलासपुर में किसने खादी भंडार दुकान खोली, नामक दुकान खोली? देवता दीन तिवारी। और बिलासपुर में एक और व्यक्ति जमुना प्रसाद वर्मा ने स्वदेशी स्टोर्स स्थापित किया। ये ज्यादा नहीं है, अगर सेटर के दिमाग जाएगा तो सेटर के दिमाग यहां जाएगा नीचे। दो लोगों ने अपने बाइयों से झगड़ के उनकी विदेशी साड़ियां जला दी होली में। अब बाई चाहे जो भी हो, देसी हो विदेशी हो, उसके कपड़े छीनोगे तो भड़केगी। हुआ होगा, क्या पता, लिखा नहीं किताबों में, है ना। तो रायपुर नगर के प्रभुलाल काबरा और रत्नाकर झा ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की चेष्टा में अपनी पत्नियों के विदेशी साड़ी होली में जलाई, है ना। पूछ सकता है ये। अब तुम्हारे मन में आएगा भाई साड़ी विदेशी कैसे होगी, विदेशी लोग तो पहनते नहीं थे। तो हुआ ये होगा कि भाई अंग्रेज़ जो है यहाँ से सस्ते दामों में यहाँ के साड़ियाँ खरीद लेते होंगे और अंग्रेज़ अपने माध्यम से बेचते होंगे, तो वो साड़ियाँ वैसी होंगी, ठीक है। अब ये वो पता, क्या पता वहाँ का भी हो सकता है, किताब में यही लिखा है ना। दूर का ही है तो रायपुर में जाके साड़ी जलाइस, मायके चल दे वही। आओ इधर आओ। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार तो हुआ ही, लेकिन एक रचनात्मक कार्य इस दौरान हुआ। देश में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई ताकि जो युवा अंग्रेजी स्कूल के माध्यमों का, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा चलाई जा सके। और राष्ट्रीय विद्यालयों की पहचान ये थी कि हिंदी में दिया जाएगा, शिक्षा हिंदी में होगी, ठीक है। रायपुर में, अब पहले यहाँ पर देखो रायपुर धमतरी ऐसा देखेंगे तो पहले रायपुर देख लेते हैं। ये रायपुर है आपके सामने। चलिए, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करने के लिए माधवराव सप्रे ने 10,000 का चंदा इकट्ठा किया, ठीक है। तो सवाल पूछ सकता है आपसे, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए चंदा किसने एकत्रित किया? माधवराव सप्रे ने। और रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भवन का दान किसने किया? गोपी किशन, है ना। प्रश्न पूछ सकता है कि रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भवन किसने दान में दिया? गोपी किशन। और रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन किसने किया? वामन राव लाखे। और प्रधान अध्यापक थे राम नारायण तिवारी। पकड़ो ध्यान से अभी इसको। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के लिए 10,000 का चंदा किसने एकत्रित किया? माधवराव सप्रे। और रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के लिए भवन दान किसने दिया? गोपी किशन ने। और रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन किसने किया? वामन राव लाखे ने। और रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में प्रधान अध्यापक कौन थे? राम नारायण तिवारी। रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में प्रधान अध्यापक, रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में प्रधान अध्यापक, रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के लिए 10,000 का चंदा एकत्रित किया, रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के लिए भवन दान में दिया, रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय का संचालन किया, और रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक राम नारायण तिवारी। आई, अब धमतरी पहुंचते हैं, ठीक। और फिर धमतरी पहुंचे मतलब बाबू छोटेलाल ने फिर अपने घर में ही राष्ट्रीय विद्यालय खोल लिया। मालगुजार रहीस, बहुत बड़े जान घर वही, है ना, तो खोल लिया, बहुत सारा कमरा होगा, ठीक है। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना। प्रधान अध्यापक अजीजुर रहमान। धमतरी के राष्ट्रीय विद्यालय में प्रधान अध्यापक, और इसी विद्यालय में ठाकुर प्यारेलाल ने भी कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया है ना। तो कभी लटके झटके पूछ दे, ठाकुर प्यारेलाल नांदगांव के थे और धमतरी से निष्कासित थे, याद है किस मामले में? मिल वाला मामला, ठीक।
ठाकुर, लेकिन अभी नहीं हुए हैं, थोड़ा समय है, 1924 में निष्कासित किए जाते हैं। 1924 का जो बीएनसी में हड़ताल होता है ना, अभी है यहाँ पर। ठीक, ठाकुर प्यारेलाल ने कुछ माह यहाँ अध्यापन कार्य किया, धमतरी हो गया। अब आ जाओ बिलासपुर। अब बिलासपुर में, जो बिलासपुर के नहीं है, वास्तव में ये मध्य प्रदेश के थे ना, माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के थे। ठीक, लेकिन बिलासपुर इनका आना जाना होता था इसी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इनकी बहुत फेमस एक कृति कर्मवीर है ना, जीके के रूप में भी याद होना चाहिए, माखनलाल कर्मवीर, माखनलाल चतुर्वेदी, और ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित किताब है। इस किताब में उन्होंने युवाओं को मन में जो है, युवाओं के खून में उबाल लाने की कोशिश की थी कि युवा जो है राष्ट्रीय आंदोलन में आगे आए, भाग ले और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ठीक, तो क्रांतिकारी रचना है ये कर्मवीर। तो माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर में इन्होंने युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा को त्याग करने के लिए प्रेरित किया। ठीक, अब इन्होंने प्रेरित तो कर दिया, लेकिन फिर उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो? तो बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की बद्रीनाथ साव ने। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की बद्रीनाथ साव। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की बद्रीनाथ साव, और यहाँ प्रधान अध्यापक थे शिव दुलारे मिश्र। बिलासपुर राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिव दुलारे मिश्र। बिलासपुर राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिव दुलारे मिश्र। ठीक, अच्छा, और यही बिलासपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, याद आ रहा है, रेलवे के हाई स्कूल से नौकरी त्यागा था। उन्होंने अपनी नौकरी त्याग कर यहीं अध्यापन का कार्य किया। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है, भैया किसने अपनी शासकीय नौकरी त्याग कर बिलासपुर राष्ट्रीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, अच्छा, चलो फिर से रिवाइंड कर लो। रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के लिए चंदा किसने एकत्रित किया? माधवराव सप्रे ने किया। और भवन दान किसने किया? गोपी किशन। संचालन किसने किया? वामन राव लाखे। और प्रधान अध्यापक कौन थे? राम नारायण तिवारी। ठीक, इसके बाद आए कहाँ अपन? धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? बाबू छोटेला। और यहाँ प्रधान अध्यापक कौन थे? अजीजुर रहमान। और यहीं पर किसी ने कुछ समय अध्यापन कार्य किया? ठाकुर प्यारेलाल। फिर आते हैं बिलासपुर आते हैं। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? बद्रीनाथ साव। और बिलासपुर में प्रधान अध्यापक कौन? शिव दुलारे मिश्र। बिलासपुर राष्ट्रीय विद्यालय में प्रधान अध्यापक शिव दुलारे मिश्र। और बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर यहाँ पर अध्यापन का कार्य किया। और राजनांदगांव चलते हैं। फिर ठाकुर प्यारेलाल ने कुछ समय वहाँ पढ़ाया और उन्होंने भी राजनांदगांव में जाकर राष्ट्रीय विद्यालय खोला और प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। ठीक, प्रधान अध्यापक भी वही थे। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला तथा प्रधान अध्यापक की भूमिका उठाई। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर का ये कार्यक्रम था असहयोग आंदोलन के दौरान पंचायती अदालतों की स्थापना करना। ठीक है, आइए, सरकारी अदालतों के बहिष्कार के साथ न्याय सुलभ करने हेतु पंचायती न्यायालयों का गठन किया जाए। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 4 मार्च 1921। रायपुर में पंचायत न्यायालय या पंचायती अदालत का गठन कब हुआ? 4 मार्च 1921। रायपुर में पंचायती अदालत का गठन कब हुआ? 4 मार्च 1921। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में पंचायती अदालत का गठन 4 मार्च 1921। और इस रायपुर के पंचायती अदालत के मुखिया कौन? जसकरण डागा। देखो, हुआ ये कि भाई हमें न्यायालय का बहिष्कार करना है असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन अगर मान लो फिर न्याय व्यवस्था तो चरमरा जाएगी। इसीलिए एक रचनात्मक कार्य के रूप में असहयोग आंदोलन के दौरान पंचायती अदालतों के गठन का प्रावधान था। लोकल में आपस में पंचायती अदालतों का गठन करना और उसमें एक को जिम्मेदारी दे देना ताकि छोटे छोटे मामले जो है वो यहीं पंचायती स्तर पर निपटा लिए जाएं, ताकि मामला कोर्ट जाने का नौबत ना, क्योंकि बहिष्कार करना था। ठीक है, तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में पंचायती अदालत का गठन कब हुआ? 4 मार्च 1921। और इस पंचायती अदालत की जिम्मेदारी किसके कंधों पर थी? जसकरण डागा। ठीक, और इसी तर्ज पर धमतरी में भी बाजीराव कृदंत ने मुख्य मकान में पंचायती अदालत। ठीक,
धमतरी, और धमतरी में पंचायती अदालत की स्थापना किसने की? बाजीराव कृदंत ने। धमतरी में पंचायती अदालत की स्थापना किसने की? बाजीराव कृदंत। और इस अदालत में भी उन्होंने ही निस्वार्थ अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, ये हो गया। आगे आइए, आबकारी नीलामी का बहिष्कार। मद्य निषेध था एक कार्यक्रम, तो मद्य निषेध था तो रोकना था, दारू चरस गांजा सब रोकना था। अंग्रेज, उस समय भी अंग्रेज दारू का ठेका देते थे, ठीक, शराब का ठेका देते थे। तो इस दौरान पूरे देश भर में कि अंग्रेज ये ठेकेदारी की नीलामी करेंगे, कोई भारतीय भाग नहीं लेगा। ये असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ में भी इसका पालन हो रहा था। सब जो बड़े बड़े नेता थे ये लोगों से आह्वान कर रहे थे कि कोई भी अंग्रेज़ों की शराब नीलामी में भाग न ले, लेकिन फिर भी एक घटना हो गई। अंग्रेज़ों ने चुपचाप, धमतरी की किस्सा है गट्टा सिल्ली का, ठीक, गट्टा सिल्ली में चुपचाप जो पुराने ठेके जो पहले से लिए हुए थे ना, अंग्रेज़ों ने गुप्त उनकी मीटिंग बुलाई ताकि उन्हीं में से जो है उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि कोई तो सामने आ नहीं रहा है। ये भनक लग गई धमतरी के नारायण मेघावले को। नारायण मेघावले पहुंचे और वहां पर वही अपना भाषण वाषण दे के उनको खून में उबाल ला दिए, वो भी वापस चले गए। तो इस प्रकार ये आबकारी नीलामी का बहिष्कार धमतरी में किसने किया? नारायण राव मेघावले ने। और स्थल कौन सा था? गट्टा सिल्ली। प्रश्न बन सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, सत्याग्रह आश्रम। एक सत्याग्रह आश्रम आप जानते हो, गांधी का साबरमती, और छत्तीसगढ़ का सत्याग्रह आश्रम रायपुर में। छत्तीसगढ़ का सत्याग्रह आश्रम रायपुर में किसने स्थापना की? सुंदरलाल शर्मा। डेट इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 1921। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई? 7 फरवरी 1921। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्ष 7 फरवरी 1921 किसने किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। ठीक है, अब ये देखिए, अब एक ऐसी घटना है, जब इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की तो रायपुर में नॉर्मल स्कूल था, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल स्कूल के विद्यार्थियों ने लगभग 53 या 56 विद्यार्थियों ने, वो संख्या नहीं पूछेगा, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल का बहिष्कार किया और सत्याग्रह आश्रम में प्रवेश ले लिया। ठीक, अब देखो क्या था, इस दौरान मंथन किया गया कि हम युवाओं को प्रेरित तो कर रहे हैं कि वो आएँ, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का बहिष्कार करें, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले, ये तो चल ही रहा था, लेकिन बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के युवा जो है भटक जा रहे थे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता नहीं चल रहा था। तो इस संबंध में सत्याग्रह आश्रम अपनी भूमिका निभा रहा था और इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में भी एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जिससे जहां पर युवा जो है आए और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में कूदना है और किस प्रकार गतिविधि को आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य था। तो नॉर्मल स्कूल के छात्र आए, उन्होंने सत्याग्रह आश्रम में प्रवेश लिया और वहाँ ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए। ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम, छत्तीसगढ़ का सत्याग्रह आश्रम कहाँ है? रायपुर। कब स्थापना हुई? 7 फरवरी 1921। ठीक, चलिए आइए, माखनलाल चतुर्वेदी और बिलासपुर जेल, ये भी असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर बुलाया गया और बिलासपुर में उन्होंने बड़ा ही क्रांतिकारी और ओजस्वी भाषण दिया, युवाओं को प्रेरित किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, अंग्रेजों का विरोध करे, और ये भाषण दिया उन्होंने। और इसी भाषण पर, भाषण देके तो चलेगा जबलपुर, अंग्रेजों ने माखनलाल चतुर्वेदी पर राजद्रोह का आरोप लगाया और आरोप लगाकर पुलिस भेज दी और जबलपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और लाकर बिलासपुर जेल में डाल दिया गया। 2 महीने मुकदमा चला उनके ऊपर, बिलासपुर जेल में ही थे और 2 महीने बाद उन्हें 8 माह की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। बिलासपुर जेल में ही सजा काटेंगे वो, और बिलासपुर जेल में इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान सजा काटते हुए उन्होंने 3 फेमस रचनाएं लिखी, जिसमें से एक हम सब जानते हैं, पुष्प की अभिलाषा, है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरन, है ना, ये पुष्प की अभिलाषा। लेकिन पुष्प की अभिलाषा सबको पता है, लगभग जो पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा। इन्होंने पुष्प की अभिलाषा के साथ पर्वत की अभिलाषा भी लिखी है वहीं बिलासपुर जेल में ही।
और साथ में पूरी, कहाँ गए रे, ये भूल जाता हूं मैं बार बार, पूरी नहीं सुनोगे तान, पूरी नहीं सुनोगे तान। 3 रचनाएं इन्होंने बिलासपुर जेल में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी हैं। पूरी नहीं सुनोगे तान, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा। ठीक है, ये तीनों कृतियां उन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी हैं। ठीक है, आई, और बाद में उन्हें जो है जबलपुर के केंद्रीय जेल में हस्तांतरित कर दिया गया और वहीं जबलपुर के केंद्रीय जेल से जो 8 माह की सजा पूरी करके वे रिहा हो गए। ठीक है, आई नोट, बिलासपुर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कभी लटके झटके फैक्ट पूछ दे, कहां से हुई? रतनपुर से हुई। और किसने शुरू किया? सदाशिवराव हरपाल। तो बिलासपुर में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किस जगह से हुआ? रतनपुर से हुआ। और किसने किया? सदाशिवलाल हरपाल, सदाशिवलाल हरपाल। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय नेताओं का आगमन भी हुआ इस दौरान, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आगमन भी हुआ। 2 गुच्छे में पढ़ेंगे। एक गुच्छे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, एक गुच्छे में। ठीक है, तो चलिए 1921 में ही ये छत्तीसगढ़ आगमन होता है इनका। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जाते हैं? रायपुर, धमतरी, है ना। कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, ये 3 राष्ट्रीय नेता है जो छत्तीसगढ़ आते हैं। कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं? धमतरी और रायपुर। और यात्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है जहाँ के जनता को संबोधित करेंगे। ठीक, ये हो गया। तो रायपुर और धमतरी असहयोग आंदोलन के दौरान किन राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहाँ गए? ये रायपुर और धमतरी। और 3 गुच्छे में एक और आएंगे नेता, देखो, सेठ गोविंद दास, मौलाना कुतुबुद्दीन। आई, अच्छा, ये यहाँ संबोधित किया, यहाँ होगा, यहाँ है ना। ये 3 नाम है, सेठ गोविंद दास, मौलाना कुतुबुद्दीन, सेठ जमनालाल बजाज। ये भी छत्तीसगढ़ आए और इन्होंने रायपुर के गांधी चौक में जनता को संबोधित किया। ठीक है, तो और 3 नाम कौन कौन से? सेठ गोविंद दास, मौलाना कुतुबुद्दीन और जमुनालाल बजाज। ठीक, और 3 नेता जिन्होंने रायपुर के गांधी चौक में आगमन हुआ छत्तीसगढ़ और रायपुर के गांधी चौक में जनता को संबोधित किया, सेठ गोविंद दास, मौलाना कुतुबुद्दीन और सेठ जमुनालाल बजाज। ठीक है, पहले 3 नाम क्या क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका छत्तीसगढ़ आगमन असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहाँ की यात्रा की? रायपुर और धमतरी की। और 3 राष्ट्रीय नेता जो छत्तीसगढ़ पहुंचे असहयोग आंदोलन के दौरान, कौन कौन है? सेठ गोविंद दास, मौलाना कुतुबुद्दीन, सेठ जमनालाल बजाज। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहाँ की यात्रा की? रायपुर में गांधी चौक में जनता को संबोधित किया। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान एक और कार्यक्रम था। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का प्रचार करना चाहती थी जनता में और ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है कांग्रेस से जुड़े। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचार के लिए 2 केंद्र बनाए थे, रायपुर और बिलासपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 प्रचार केंद्र बनाए। कहाँ हो गए? देखो, शुरुआत में हड़बड़ाते हो, कैसे होगा, इतने नाम है, अतिक नाम है। असल में सब होता है। मैं आज इस तरह का क्लास इसीलिए है कि तुमको बताऊं कि होता कैसे है, और तुमको बता दूं ये टॉपिक जो है कितना समय लिया? 43 मिनट। और मैं ये भी बता देता हूं तुमको कि अभी अगर इससे मैं प्रश्न दे दूं, तुम तो 90% अब भी बना दोगे बिना देखे। ये इसलिए बताना चाहता था, देखो हर चीज़ होती है, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर शंका नहीं करना। शंका, जो अपने ऊपर शंका करते हो ना, सबसे बड़ा कारण है। और शंका की कोई बात ही नहीं, व्यर्थ में शंका करते हैं स्टूडेंट, व्यर्थ में, है ना। तो मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, कोई गधा पैदा नहीं हुआ, कोई ब्रिलियंट पैदा नहीं हुआ। आप सबसे पहला चीज़ अपने ऊपर शंका करना छोड़ दो,
सब चीज़ होगा और सब चीज़ होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखा करो, शंका मत करो, विश्वास तो अपने आप आएगा। शंका करते हो इसलिए आत्मविश्वास जाता है। ठीक है, ये हो गया असहयोग आंदोलन। तो दिवाली के पहले की आखिरी क्लास है, 30 तारीख मेगा टेस्ट है, एब्सेंट नहीं होना, एब्सेंट नहीं होना। और यही अच्छा मौका है, त्योहारी अवसर में भी समय निकाल कर पढ़ाई करो, क्योंकि यही तुम लोगों को उन लाखों भेड़ से आगे ले जाएगा। क्योंकि भेड़ ही होते हैं, भीड़ में एग्जाम में बैठने वाले लाखों लोग जो पिछड़ते हैं, वो इसी ऐसे ही समय का लाभ नहीं उठाते, माहौल में बह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। सेलेक्ट होने वाले, टॉपर बनने वाले छात्र कुछ विशेष करते हैं, और वो विशेष यही होता है कि जब पूरी दुनिया मस्ती करती है तो भी वो अपना समय निकाल कर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल। आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। जाओ बढ़िया से दिवाली मनाओ और साथ में पढ़ो भी।